नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और हर आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज है। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो चाहे कोई भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 से 6 तक नहीं वीडियो देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है कि आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था यह कहाँ स्थित है। तो आलमगीर टीला की बात करते हैं। ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। कहाँ पर? तो ये यूपी के मेरठ में स्थित है आलमगीर टीला। तो आलमगीर टीला की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, जो कि 1958 में से पता लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है तोलवकपीयम किस युग की महान कृति है। तो बात करते हैं तोलवकपीयम की, तो ये संगम युग की महान कृति है। तो बात करते हैं संगम युग की। तो संगम युग की अगर बात करते हैं तो संगम युग की स्थापना की बात करते हैं तो हरिहर एवं बुक्का नामक सगे 2 भाइयों ने की थी। और संगम युग में तोलवकपीयम युग की महान कृति संगम युग की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन थे। तो बात करते हैं हरिशेन। जो राजा हरिशेन की बात करते हैं तो इलाहाबाद स्तंभ के हरिशेन जो कि हैं ये रचनाकार थे। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार की बात करते हैं तो राजा हरिशेन थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला किस मुगल शासक को फाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं फाहो बेखबर की, तो बहादुर शाह प्रथम को फाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो ये फाहो बेखबर के नाम से जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई। तो ये रंगून में हुई। तो बात करते हैं बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु की बात करते हैं तो ये रंगून में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो बात करते हैं कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई। तो ये बात करते हैं अमृतसर की संधि की बात करते हैं। तो ये ब्रिटिश की बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच और रणजीत सिंह के बीच कब 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो बात करते हैं सिंध विजय के श्रेय की, तो चार्ल्स नेपियर के जाता है। तो सिंध विजय के श्रेय की बात करते हैं तो ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स नेपियर को जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार को क्या नाम था। तो इसकी बात करते हैं बलि से कहा जाता था। तो वैदिक राजाओं द्वारा जो वसूल किया जाता था उसे उपहार का नाम क्या दिया गया था? बलि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला है संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जो कि मणिमेगले धर्म की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करता है। कौन सा? तो ये संगम युग का ग्रंथ जो कि मणिमेगले है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना का महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण की, तो ये गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है
किफरोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राजा सिंहासन को अपने पुत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग दिया। तो ये बात करते हैं दिव्यावदान को अशोक ने अपनी वृद्धावस्था से राजा सिंहासन को अपने पुत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग दिया था, किस दिव्यावदान से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है चलीफा यानी 40 अमरों का समूह। बात करते हैं चलीफा की, जो कि 40 अमरों का समूह का जड़मूल से किसने विनाश किया। तो बात करते हैं बलबन ने चलीफा का विनाश किया और बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है। तो बात करते हैं मोहम्मद अली कुतुब शाह को बात करते हैं तो हैदराबाद नगर के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था। तो बात करते हैं अहमदनगर के सुल्तान के साथ हुआ था। तो बात करते हैं चांद बीबी का विवाह अहमदनगर के सुल्तान से हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की। तो बात करते हैं तबकात ए अकबरी की तो ख्वाजा निमुजुद्दीन अहमद की बात करते हैं, इन्होंने तबकात ए अकबरी की रचना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला है साम वेद को गाने का विशेषज्ञ क्या कहते हैं। तो उद्धाता की बात करते हैं तो उद्धाता को गाने का विशेषज्ञ कहा जाता था साम वेद में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। तो आगम को जैन साहित्य के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला है अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो द्रविड़ लोग जो थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला है संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था। बात करते हैं पेरुनल की बात करते हैं तो पेरुनल संगम काल में राजा के यानी बर्थडे को पेरुनल कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है याज्ञवल्क्य का स्मृति टीका किसने लिखी। तो बात करते हैं विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। बात करते हैं कश्मीर के अकबर की तो ये जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला है बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी की किस भाषा में है। तो बात करते हैं ये तुर्की भाषा में बाबर की रचना तुझ ए बाबरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। तो बात करते हैं शाह आलम द्वितीय को। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी यानी प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया। तो बात करते हैं दस्यु शब्द की तो ये अनार्यों के लिए आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया। तो ये काव्य शैली में लिखा गया। तो संगम युगीन साहित्य की बात करते हैं ये काव्य शैली में लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। तो बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी और चंदावर को पराजित का वो देखना पड़ा था। तो ये युद्ध चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो ये 1194 ईस्वी में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध को जीत लिया। और बात करते हैं अगर चंदेरी युद्ध की, अगर बात करते हैं चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1528 में बाबर और राजा मोदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। तो चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं हम 1528 में, जबकि चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो ये 1194 में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। तो बात करते हैं परमार वंश की राजधानी की बात करते हैं तो ये धारा नगरी थी। तो परमार वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ये धारा नगरी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है
महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो बात करते हैं 7 रथ मंदिरों का निर्माण की बात करते हैं तो ये नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कौन? नरसिंह वर्मन की बात करते हैं तो ये 7 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? बात करते हैं तहकीक-ए-हिंद की तो अल-बिरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की रचना करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो बात करते हैं मोहम्मद तुगलक ने दीवान-ए-कोही की स्थापना कराई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोबिंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जफरनामा की बात करते हैं तो औरंगजेब को लिखा गया पत्र जो कि गुरु गोबिंद सिंह का पत्र था वह जफरनामा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है आर्यों के पूर्व और प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेयत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के स्तुति में लिखे गए हैं? तो बात करते हैं इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो ये यजुर्वेद में बात करते हैं। यजुर्वेद में निषाद का सबसे पहला उल्लेख मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक की बात करते हैं ये बाबर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला लाल डलहौजी ने अपहरण की नीति की बात अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखना? तो बात करते हैं सतारा को। लाल डलहौजी की बात करते हैं इन्होंने अपहरण की नीति के बाद इन्होंने सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन की बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं ये मध्यकालीन इतिहास के सर्वाधिक विवादास्पद शासक थे। कौन? मोहम्मद तुगलक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है मौर्य सम्राट अशोक ने शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो बात करते हैं उत्तरापथ की बात करते हैं। उत्तरापथ तक्षशिला प्रांत की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों की स्फूर्त की आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 9 की बात करते हैं। इसमें 16 बौद्ध उपासकों की स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है गुफा नंबर 9 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? बात करते हैं गजसेना का तो ये बात करते हैं महापिलुपति को गजसेना का अध्यक्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है बारहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किसकी जाति का माना जाता है? तो बात करते हैं बृहत संहिता में जो कि बारहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक है इसे चालुक्य वंश को फुलिक जाति से संबंधित माना जाता है। कौन सी जाति से? तो फुलिक जाति से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है राष्ट्रकूट राजवंश के चोल वंश में किस राजा को फुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने का कहा गया? तो ये बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम को। किसे? कुलोत्तुंग प्रथम को बात करते हैं ये फुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला राजा कहा गया था। किसे? तो बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है अगला है गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह परिवार किससे संबंधित था? ये बात करते हैं इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो बात करते हैं इदरार कहलाती थी। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को सहायता दी जाने वाली जो थी इसे इदरार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1562 में मेंडाता पर फखरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की हो, वह कहाँ का शासक था? तो ये जयमाल में शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बात करते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया? तो बात करते हैं 8 स्तूपों का। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके स्तूपों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा से पत्र क्या कहलाते थे? तो ये शासन पत्र के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो फूहड़ नकल की बात करते हैं तो बीबी का मकबरा की बात करते हैं, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, दीवान ए ईशा क्या था? तो पत्र व्यवहार का कार्य की बात करते हैं, दीवान ए ईशा कहलाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, इन्होंने एक अकाल संहिता को तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोबिंद सिंह की बात करते हैं, लोहगढ़ का किला बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो बात करते हैं हम ललितादित्य मुक्तपिण्ड की बात करते हैं, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद में किस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो पशु चोरी को बात करते हैं, सबसे अधिक अपराध इसमें उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य क्या रूप था? तो राजतंत्र की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, मौर्य वंश का वह कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? इसकी बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत के साथ भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण में चला गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, गुप्त काल में भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो ये बात करते हैं, लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? तो ये शूद्रों के समतुल्य माना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम व अंतिम आक्रमण किस वर्ष में किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से प्रथम 1000 में पहला आक्रमण तथा बात करते हैं अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी था? तो बात करते हैं हम वाकाटक राजवंश का राष्ट्रकूट उत्तराधिकारी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद यानी बदली थी। तो मीर कासिम था कौन? मुंगेर से मुर्शिदाबाद जो अपनी राजधानी बदला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, चुगल शासक की मत का संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे चुगल शासक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो की बात करते हैं। इन्होंने चित्तौड़ अभियान के दौरान इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई? तो बात करते हैं फुरकोतड़ा की बात करते हैं, फुरकोतड़ा की बात करते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी।
जबकि बात करते हैं कालीबंगा में, तो कालीबंगा में ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन है, अगला है संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकपियम का विषय क्या था? तो ये तमिल व्याकरण था। तौलकपियम की बात करते हैं तो ये तमिल व्याकरण था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है जूनागढ़ स्थित फुदरफन झील का निर्माण किसने करवाया? तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने फुदरफन झील का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियम को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा गया था? बिंदुसार के दरबार में इन्होंने भेजा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है अभिलेखों में देवनागरी या प्रियदर्शनी किस शासक को कहा गया? तो बात करते हैं अशोक को देवनागरी या प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है किस बौद्ध भिक्षु का के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध भिक्षु अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? तो बात करते हैं नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कराई। तब जबकि बात करते हैं हम तो कौन? नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कराई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोंकण मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूर्य के देवता के लिए प्रसिद्ध कोंकण मंदिर प्रसिद्ध है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके चैनल को अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।